एक प्रश्न पक्का फंस जाएगा, इतने से और इतने से 15 अधिकरणों के नाम हैं। वैसे आपकी किताब में भी दिया गया होगा 15 अधिकरण के नाम। काफी लिखे हैं, लिख चुके हैं ना, किताब में है भी ना, लिखने से बार बार दिमाग में रहता है, नंबरिंग याद होती है, नंबरिंग, तो इसमें नंबरिंग पूछता भी है। चौथा और तीसरा कई बार पूछा जा चुका है। चौथे अधिकरण का नाम क्या है, तीसरे का नाम क्या है। पासों में योग वृत्त है और विग्रहों में संघ वृत्त है। और कभी कभी आपको इसको उल्टा करके दे देगा, यहाँ वृत्त संघ लिख देता है, कहीं कहीं वृत्त संघ ऐसे लिखा मिलेगा, कहीं कहीं कंफ्यूज नहीं होगा, चाहे वृत्त संघ लिखे चाहे संघ वृत्त लिखे, आपको वही बात है। वैसे आप लोग मोबाइल से फोटो खींचेंगे तो जल्दी जल्दी काम बनेगा। किताब में भी लिखा गया है, फिलहाल लिख लीजिए, 15 शब्द लिखने 15 मिनट नहीं लगेगा। मनुष्यवती भूमि क्या है, मनुष्यवती भूमि है, अभी लिख लीजिए, अभी बता रहे हैं इसका मतलब, मनुष्यवती भूमि है। और सबका पेपर है का करो, बिहार वाला
देखिए अब शास्त्र में क्या क्या पूछा है। अर्थशास्त्र में अपनी को अधिकरण के नाम से प्रसिद्ध अधिकरण। हाँ तो अपना स्थिति पे है 14वां। यहाँ से एक प्रश्न आपका आउट है, चाहे जहाँ का एग्जाम में, चाहे अदर स्टेट का दे दीजिए चाहे अपने यूजीसी का। इतने से 4-5 प्रश्न यहाँ से बनेंगे अर्थशास्त्र, एक प्रश्न इतने से बन जाएगा आपका। जितना पेपर में दिया है, जो भी चाहे झारखंड का पेपर हो चाहे जहाँ का पेपर हो, आपके हाथ में अभी यही दिखाते चलेंगे कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा गया है। और क्या पूछा है? कौटिल्य ने कितने प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया है? इसके दुर्गों कहाँ, तभी आएगा आगे आएगा। एक तो प्रश्न बाहर से नहीं जाएगा, जितना पढ़ाया जाएगा बस यही मान के चलिए। दुर्ग लंबोपाय एक तो आपका ही है, तो दुर्ग लंबोपाय अभी आप पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। तो भैया सबका आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्या, इकाई 10 में अर्थशास्त्र ना। और यह अर्थशास्त्र किसकी रचना है? कौटिल्य की। यहाँ लिखा गया है कौटिल्य अर्थशास्त्र, कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र। यहाँ देखिए हम यहाँ अर्थ के ऊपर लिख दिए हैं टिक मार करके, मनुष्यवती भूमि। अर्थशास्त्र में अर्थ का अर्थ है मनुष्यवती भूमि। अर्थशास्त्र जो शब्द लिखा गया है इसमें अर्थ का मतलब है यही मनुष्यवती भूमि बन गया। इसमें अर्थशास्त्र में जो अर्थ पद आया है, इस अर्थ के अर्थ का अर्थ जो है ये है मनुष्यवती भूमि। ये भी कभी कभार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। आप लोग यहाँ देखेंगे क्या लिख दिया गया है, 15 अधिकरण, 150 अध्याय, 180 प्रकरण, 6000 श्लोक। यानी कि अधिकरण अध्यायों में, अध्याय प्रकरणों में विभक्त है ना। हाँ अधिकरण प्रकरण में, प्रकरण अध्याय में, ऐसे है। हम क्या कर रहे हैं, अधिकरण अध्याय में, अध्याय प्रकरणों में विभक्त है। और ऐसे सीरियल से हम लिखे भी हैं। आपका क्या कहना है? पहले अधिकरण प्रकरण में विभक्त है, प्रकरण अध्यायों में। अधिकरण प्रकरण में, प्रकरण अध्याय में। अभी किताब से पता चल जाएगा किसमें कौन विभक्त है, अभी पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए आपका कहना है प्रकरण अध्यायों में विभक्त है, अभी पता चल जाएगा। वहाँ खोलेंगे हम लोग, जब वो खोलेंगे किताब प्रकरण अभी रुपये बता दे रहे हैं, क्लियर कर दे रहे हैं आपका। अध्याय 1 प्रकरण 1, प्रकरण 1 अध्याय 2। प्रथम अधिकरण पहले रहेगा, अध्याय 2 प्रकरण 1 अध्याय 2। यहाँ दिया गया आपका प्रकरण 1 ऐसे दिया गया है, मान लीजिए प्रकरण 1 अध्याय 1 अध्याय 1 प्रकरण 1 अध्याय 2 अध्याय 2 आगे प्रकरण 1 अध्याय 3 ऐसे दिया गया है आपका। अब इसी हिसाब से ध्यान दीजिए, प्रकरण जो है इसमें विभक्त है अध्यायों में, ऐसे बन जाएगा। यहाँ देखिए प्रकरण 1 में भी अध्याय 1 है, प्रकरण 1 में अध्याय 2 भी है, प्रकरण 1 में अध्याय 3 भी है। आप ऐसे कर सकते हैं, प्रकरण जो है किसमें विभक्त हो जा रहा है, अध्यायों में ना। एक ही प्रकरण में 3-3 अध्याय हो रहे हैं, ऐसे हो रहा है। बस यहाँ से प्रकरण 2 आगे चालू हो जाएगा। देखिए कितने अधिकरण है, 15 अधिकरण। कितने अध्याय हैं, 150। कितने प्रकरण हैं, 180। और ये वाला कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसमें कितने श्लोक है, 6000 श्लोक है। 6000 श्लोक होने के कारण इसको क्या कहते हैं, षट्शास्त्रीय संहिता। 6000 श्लोकों वाली जो संहिता है वो क्या है, चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता क्या है, रामायण। और महाभारत में कितने थे, इसलिए वहाँ महाभारत में 1 लाख थे, तो उसका वो बन जाएगा आपका सतशास्त्रीय संहिता। सत मतलब 100 ना, सतशास्त्रीय संहिता आपकी महाभारत हो जाएगी, चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता आपकी रामायण हो जाएगी, और सतशास्त्रीय संहिता आपका शास्त्र हो जाएगा।
बन गया ना। एक प्रश्न यहाँ से पक्का आउट है इतने से केवल। ये 15 अधिकरणों के नाम है। 15 अधिकरणों में कभी कभी इसका सीरियल भी पूछ सकता है, कभी कभी इसमें मिलान भी दे सकता है, कभी कभी चौथा कौन है, पांचवा कौन है, आठवां कौन है, 10वां कौन है, ऐसा भी पूछ सकता है। अभी वाला पेपर है ना जो झारखंड में इस बार हुआ, बिहार में जो इस बार हुआ था, पूछा था औपनिषदिक वाला कौन सा है, तो 14वां यही आपका सही होगा ना। देखिए पहला अध्याय, पहला अधिकरण क्या है? विनयाधिकरण। ना किताब में मिलेगा विनयाधिकारी। दूसरा अध्यक्ष प्रकार। तीसरा धर्मस्थी, कंटक शोधन, योग वृत्त, मंडल योन, 60 गुण, दशन अधिकरण, अभियास्यत कर्म, सांग्रामिक, संवृत्त, आप लीजिए दुर्ग लंबोपाय, अपने तंत्र युक्ति। एक प्रश्न तो यही बन गया। इसमें कितने अधिकरण हैं? अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं? 15 अधिकरण है ना। इसको सीरियल से याद करना होगा अगर एग्जाम में सही करना है प्रश्न। एक प्रश्न अगर 5 प्रश्न बन रहा है अर्थशास्त्र से, एक प्रश्न तो इतने से पक्का फंसेगा, हर हाल में फंसेगा, चाहे जिस एग्जाम में बैठेंगे आप। अगर अर्थशास्त्र से प्रश्न बना उसके 15 अधिकरणों से पक्का। और आपके सिलेबस में जो पढ़ना है केवल प्रथम अधिकरण ही पढ़ना है, बाकी ये सब नहीं पढ़ने। प्रथम अधिकरण में 20 अध्याय, 19 अध्याय को पढ़ना है। तो क्या लिखा गया? पहला अधिकरण क्या? विनयाधिकरण। दूसरा अधिकरण क्या? अध्यक्ष। तीसरा धर्मस्थी, चौथा कंटक शोधन, पांचवा योग वृत्ति, छठवां मंडल योन, सातवां 60 गुण, आठवां व्यसन, नौवां अभियास्यत, 10वां सांग्रामिक, 11वां संवृत्ति, 12वां आत्मनियस, 13वां दुर्ग लंबोपाय, 14वां औपनिषदिक, 15वां यहाँ जो अभी आप दुर्ग लंबोपाय पढ़ेंगे, इसी में दुर्गों की बात की जाएगी। कितने दुर्ग मानते हैं ये आपके सिलेबस में है नहीं, आपके सिलेबस में पर्टिकुलर इतना है। लेकिन यहाँ से भी प्रश्न है, जहाँ जहाँ से इम्पोर्टेंट है यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। बन गया सबसे। ये 14 ठो, ये 15 ठो याद रहना चाहिए कल सबको। कल 15 अधिकरणों के नाम मौजूद नहीं। अगर हम पूछ लिए 13वां कौन है, तुरंत आपके मुँह से निकलना चाहिए क्या है? दुर्ग लंबोपाय। 12वां कौन सा है? अब लीजिए। 5वां कौन सा है? योग वृत्त। और 11वां कौन सा है? संवृत्त ना। याद रहना चाहिए सबको। बन जाएगा सबसे। तो यहाँ से अगर एक प्रश्न आपको सही करना है तो इसको याद कर लीजिए। अंतिम वाला कौन सा है? तंत्र युक्ति। कंटक शोधन कौन सा है? धर्मस्थी कौन सा है? अभियास्यत कर्म कौन सा है? ना। व्यसन अधिकरण कौन सा है? 8वां। 10वां कौन सा है? संग्रामिक। और इसको अगर चाहे मिलान करने के लिए दे, चाहे जो दे, अगर आपको याद रहेगा आपका प्रश्न यहाँ से एक सही हो जाएगा ना। तो ऐसा तो ये जिसको पहले से याद है, जो पहले से दे रहे हैं उनको तो याद ही होगा। नेट पहले से दे रहे हैं या अदर स्टेट दे रहे हैं, कहीं के अदर स्टेट पीजीटी में भी है अर्थशास्त्र ना। पहला विनयाधिकरण, दूसरा अध्यक्ष प्रकार, तीसरा धर्मस्थी, चौथा कंटक शोधन, पांचवां योग वृत्ति, छठवां मंडल योन, सातवां 60 गुण, आठवां व्यसन अधिकरण, 9वां अभियास्यत कर्म, 10वां संग्राम, 11वां है आपका संवृत्ति, 12वां आप लीजिए, 13वां दुर्ग लंबोपाय, 14वां औपनिषदिक, 15वां तंत्र युक्ति। अब इस तरह तेजी से याद कर बिना देखे सब कुछ पढ़ाई को अगर एक साथ में पढ़ दीजिए ना, ऐसे याद करना है सबको। अब आधा जने टेंशन आता नहीं तो कुल याद बात तब ना समझ। इसलिए हम कहते हैं टीजीटी में अंतर है, पीजीटी में अंतर है और नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में अंतर है। ना तो प्रवक्ता तैयारी करने वाला व्यक्ति टीजीटी निकाल सकता है, ना तो टीजीटी पढ़ने वाला व्यक्ति पीजीटी निकाल सकता है, ना तो असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ने वाले व्यक्ति टीजीटी निकाल सकता है, ना तो टीजीटी पढ़ने वाला असिस्टेंट प्रोफेसर निकाल सकता है, ना तो असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ने वाला पीजीटी निकाल सकता है, ना तो पीजीटी वाला असिस्टेंट प्रोफेसर निकाल सकता है। सब में अंतर है। संस्कृत के सिलेबस की बात कर रहे हैं। बन गया? अब समझ में आ गए होगा। कितने अधिकरण? कितने अध्याय? कितने प्रकरण ना? ये बन गया आपका। और क्या इसको सब शास्त्रीय संहिता भी कहेंगे, बाकी कुछ नहीं है। अब आपको देखना है आपके सिलेबस में यही विनय अधिकरण है, यही इसमें 20 अध्याय है, वही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हटा दें इसको। ये आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए यहाँ से आपको ध्यान देना है।
विनयाधिकरण। और इस विनयाधिकरण में 20 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? आपके किताब में 20 ठो दिया नहीं गया होगा, 18 ठो दिया गया होगा। 21 दिया है, 27 हाँ 21 दिया है। वहाँ एक चीज है इसलिए वहाँ 21 दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7। फिर इधर लिखते हैं आपका 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 अध्याय के नाम हम क्रम से लिखते हैं और आपको लिखते चलना है साथ साथ में। इस 20 अध्याय के नाम पढ़ने से पहले हम आपको कुछ छोटी छोटी चीजें, 2-4 चीजें बता देते हैं। उसके बाद लिखा गया काकली अर्थशास्त्र। यहाँ अर्थ का अर्थ है मनुष्यवती गुण ना। इसके बाद आगे लिखा है इसमें 15 अध्याय, 150 अध्याय, 180 प्रकरण, 6000 श्लोक है ना। कौटिल्य में ग्रंथ के प्रारंभ में शुक्राचार्य और बृहस्पति को नमस्कार किया गया है। इसको भी लिख लीजिए। कौटिल्य अर्थशास्त्र में, अपने अर्थशास्त्र में सबसे प्रारंभ में यहाँ कौटिल्य जो है शुक्राचार्य और बृहस्पति को नमस्कार करते हैं। किसको नमस्कार करते हैं? शुक्राचार्य और बृहस्पति को नमस्कार करते हैं। लिख लीजिए अर्थशास्त्र में किसको नमस्कार किया गया? शुक्राचार्य को और बृहस्पति को। और यह अर्थशास्त्र जो है अथर्ववेद का उपवेद है, उसको भी लिख लीजिए। अर्थशास्त्र को अथर्ववेद का उपवेद माना गया है। अर्थशास्त्र को किस वेद का उपवेद माना गया है? अथर्ववेद का उपवेद माना गया है। एक तो स्टार बना करके वैसे लिख लेंगे आप लोग। असुरों के गुरु शुक्राचार्य है। असुरों के गुरु शुक्राचार्य। असुरों के गुरु शुक्राचार्य। और इसी शुक्राचार्य को उष्णस नाम से जानते हैं। शुक्राचार्य और कोष्टक में उष्णस लिख लीजिए जहाँ शुक्राचार्य लिखे हैं। शुक्राचार्य को ही उष्णस नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं उष्णा मिलेगा, कहीं कहीं उष्णस मिलेगा, कहीं कहीं औष्णस नहीं होगा तो उष्णस होगा। औष्णस मतलब जो उष्णस से पैदा होगा वो औष्णस हो जाएगा। शुक्राचार्य की एक रचना को पूछी जाती है। शुक्र नीतिशार। नीतिशार केवल दे देगा तो आप शुक्र नीतिशार लिख लीजिए, नहीं तो केवल नीतिशार लिख लीजिए। नीतिशार किसकी रचना है? शुक्राचार्य की है। मिल गया। नीतिशार किसकी रचना है? उष्णस। हाँ अरे तो क्या हुआ? कामंदक नीतिशार लिख दिए तो कोई और नीतिशार नहीं लिख सकता क्या? अगर कामंदक नीतिशार लिख दिए, जैसे अभी कल दो रचनाएं बताए थे एक राइटर की ने, तो एक राइटर जो उस नाम से किताब निकाल दिए उस नाम से नहीं कोई निकाल सकता क्या ना? नीतिशार, इसलिए वहाँ लिखा गया शुक्र नीतिशार इनकी है, शुक्राचार्य की। आपको एक और स्टार लगा के लिखना है। संजीवनी विद्या के ज्ञाता है शुक्राचार्य। संजीवनी विद्या के ज्ञाता कौन है? शुक्राचार्य। इसको भी संजीवनी विद्या के ज्ञाता कौन है? शुक्राचार्य। नीतिशार, शुक्र नीतिशार, इनके अगवा शुक्र जोड़ लीजिए। शुक्र नीतिशार शुक्राचार्य की है। शुक्र नीतिशार। आपको लिखना है यहाँ पर
मनु की दो रचनाएं हैं, सबको पता होगा ना। कौन कौन सी हैं मनु की दो रचनाएं? एक तो मनुस्मृति जो दुनिया में फेमस है, और एक तो है मनु की मानव सूत्र। मानव सूत्र मनु की एक और रचना है, वही लिख लीजिए अपने हाथ से, ये कहीं मिल गया था, हम लिख लिए मानव सूत्र के प्रसाद करते समय। मानव सूत्र आपको एक तो स्टार बना के लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी गई है। स्टार बना के लिखिए 1905 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में डॉक्टर आर शाम शास्त्री, 1905 ईस्वी में डॉक्टर आर शाम शास्त्री ने आर अलग लिखिएगा, ऐसे आपको वहां लिखना है आर करके ऐसे कर लीजिए, आगे लिखिए शाम शास्त्री, शाम शास्त्री, कौन सा सदस्य है शाम शास्त्री में? यही वाला है, डॉक्टर शाम शास्त्री, आर शाम शास्त्री। लिखा गया आगे कौटिल्य अर्थशास्त्र की खोज की, पूछ लिया जाएगा कौटिल्य अर्थशास्त्र की खोज किसके द्वारा की गई? डॉक्टर आर शाम शास्त्री के द्वारा की गई। बन गया ये वाला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य अर्थशास्त्र की खोज किसके द्वारा की गई? डॉक्टर आर शाम शास्त्री के द्वारा की गई। बाकी यहाँ एग्जाम वाला कुछ नहीं है। देखिए कामंदक का भी नीति सार लिखे हैं आगे। कामंदक एक रचना लिखते हैं जिसका नाम है नीति सार। कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त तीनों एक ही व्यक्ति के नाम थे, लगभग सबको पता होगा ना। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। यहाँ लिखा गया तीन पर्यायवाची शब्द एक ही व्यक्ति के नाम है। विष्णुगुप्त ये इनका माता पिता के द्वारा प्रदत्त नाम था ना, वही लिख लीजिए विष्णुगुप्त माता पिता के द्वारा प्रदत्त नाम। विष्णुगुप्त लिखिए, आगे ये डैश करके लिख लीजिए माता पिता के द्वारा प्रदत्त नाम। जब ये पैदा हुए थे इनके माता पिता का नाम, इनका नाम क्या रखा गया था? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त माता पिता के द्वारा प्रदत्त नाम। दूसरे पॉइंट पे लिखेंगे कौटिल्य, कुटिल वंश में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम कौटिल्य पड़ा। कुटिल वंश में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम क्या पड़ा? कौटिल्य पड़ा। कुटिल वंश में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम कौटिल्य पड़ा। आगे लिख लीजिए चाणक्य। चाणक्य लिखिए, चाणक्य नामक स्थान पर जन्म होने के कारण इनका नाम चाणक्य पड़ा। चाणक्य नामक स्थान पर पैदा होने के कारण इनका नाम क्या पड़ा? चाणक्य पड़ा। हो गया, लिख चुकी हैं। पता चल गया इनके माता पिता के द्वारा जो नाम रखा गया था, क्या नाम था इनका? विष्णुगुप्त। ना कौटिल्य का है इनका नाम पड़ा, कुटिल वंश में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम कौटिल्य वंश में नहीं, कुटिल वंश में, कुटिल से कौटिल्य बनेगा, ठीक। और इनका नाम चाणक्य का है पड़ा, चाणक्य नामक स्थान पर जन्म लेने के कारण इनका नाम चाणक्य पड़ा। इसके बाद हम लोग 15 अधिकरण पढ़े हैं। 15 अधिकरण लगभग सबको ऊपर याद होना चाहिए।
ना पहला अधिकरण क्या है? विनय अधिकरण। दूसरा अध्यक्ष प्रदान, तीसरा धर्म स्त्री, चौथा कंटक शोधन, पांचवा योग वृद्धि, छठवां मंडल योनि, सातवां 60 गुण, आठवां व्यसन अधिकरण, नौवां अभियश्चत करण, दसवां संग्राम, ग्यारहवां संग वृद्धि, बारहवां अवलियस, 13वां दुर्गलंबोपाय, 14वां औपनिषदिक, 15वां तंत्रिक्ति। अब चाहे इसमें कूट बना के कूटे, चाहे 5वां 8वां 9वां 10वां 12वां कौन है ऐसा करके कूटे, इसी से एक प्रश्न आपका फंस जाएगा। अब इसमें 15 अधिकरणों में पहला अधिकरण है विनय अधिकरण, जो हमारे यूजीसी के सिलेबस में है ना। और इस विनय अधिकरण में 20 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 20 अध्याय। कहीं कहीं आपको 18 मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको 21 मिल जाएगा, ठीक। लेकिन मूल किताब के अनुसार जब इसको कहीं कहीं अगर आप अदर स्टेट में जाते हैं, कहीं कहीं 21 को मान लिया है ना, क्योंकि वहाँ जो अर्थशास्त्र की किताब मिलेगी आपको झारखंड में, उसमें 21 अध्याय दिया है, पता नहीं कैसे काटे पीटे। बाकी ये जो हमारे पास वाचस्पति गैरौला की जो सबसे प्रसिद्ध किताब है अर्थशास्त्र की, हमारे हाथ में इसमें 20 अध्याय दिया गया है। और यूजीसी वाला अपना यही मानता है 20 अध्याय, यूजीसी यही मानता है 20 अध्याय। 20 अध्यायों का नाम आपकी किताब में 18 को मिलेगा, लेकिन हम 20 अध्याय का नाम छाट के लिखे हैं खूब अच्छे से, उसको हम सीरियल से लिखवाते चलते हैं। 20 अध्यायों के नाम से एक प्रश्न आउट है, 2 बार से 20 अध्यायों का नमूना ऐसे दे के इसी का सीरियल मिलवाने को बोलता है। पहले कौन है, दूसरा कौन है, 8वां कौन है, इसी का सीरियल मिलाइए। 2-3 बार से लगातार यूजीसी ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए पहला है आपका विद्या समुद्देश्य, विद्या समुद्देश्य लिखेंगे। पहला है आपका विद्या समुद्देश्य। पहला विद्या समुद्देश्य। दूसरा है आपका त्रय स्थापना, त्रय स्थापना। तीसरा है आपका वार्ता दंड नीति स्थापना, वार्ता दंड नीति स्थापना। चौथा है आपका वृद्ध संयोग, वृद्ध संयोग। पांचवा है आपका इंद्रिय जय, इंद्रिय जय। इंद्रिय जय, और इसी को अरिषड वर्ग यहीं मिल जाएगा आपका, अरिषड वर्ग। 6 प्रकार के शत्रु कहे गए हैं, इसी में आपको पढ़ना है। उसके बाद अरिषड वर्ग त्याग लिखता है, अरिषड वर्ग त्याग। हाँ, 6वां हो गया, क्या हो गया, 5वां हो गया। 6वां है आपका राजर्षि वृत्तम, राजर्षि वृत्तम। और 7वां है आपका अमात्य उत्पत्ति, हो गया। 8वां है मंत्र पुरोहित उत्पत्ति, मंत्र पुरोहित। 9वां है आपका उक्ताभि शौच शौच ज्ञानम अमात्य नाम,
धाभि शौच शौच ज्ञानम अमात्या नाम ऐसे लिखा गया है। इसके बाद 10वां है गुण पुरुष उत्पत्ति। गुण पुरुष उत्पत्ति। 11वां है गुण पुरुष परिधि। बरावा है स्व विषय कृत्या कृत्य पक्षरक्षण। तेरहवां है पर विषय कृत्य कृत्य पक्षों। राजपुत्र रक्षण। सत्रहवां है आपका ऐसे आवली करके यहाँ लिखेंगे अवरुद्धि च वृत्ति। अठारहवां राजप्रति। उन्नीसवां है निशांत पंथी। हाँ सही तो लिख दिए निशांत पंथी। 20वां आत्मचितम। ये 20 अध्याय है। कहीं कहीं आपको 21 भी मिल सकता है किसी किसी किताब में, ठीक। और बाकी जो 18 लिखा गया है इसमें कहीं कहीं 2 अध्यायों को मिला दिया गया है। और इसमें इसका सीरियल पूछता है, एक ठो यहाँ से उठाएगा, एक ठो यहाँ से उठाएगा, एक ठो यहाँ से, एक ठो यहाँ से, 4 ठो रख देगा, कहेगा इसी का सीरियल मिला। ये कौन पहले है कौन बाद में है। यही इतना, यही 20 अध्याय पढ़ना है और 20 अध्याय को हम लोग 2 घंटे में समाप्त करेंगे लगभग।
याद करेंगे तभी काम बनेगा एग्जाम में, क्योंकि लिखने से काम बनेगा नहीं। याद करिए सब, पाला कौन है, अठवां कौन है, बीसवां कौन है, उन्नीसवां कौन है। एक प्रश्न आपका 15 अधिकरण के नाम से फिक्स है, फंस जाएगा, तो एक प्रश्न यहाँ से फंस जाएगा आपका, 2 प्रश्न आउट हो गए आपके एग्जाम में। अर्थशास्त्र बड़ा सरल विषय है, अभी आपको समझ में आएगा जब पढ़ते चलेंगे लाइन। हम लोग एग्जाम की दृष्टि से पढ़ रहे हैं तो आपको लगेगा सरल है। हो गया सबका। पहले अध्याय का नाम क्या है? विद्या समुद्देश्य। दूसरे का त्रय स्थापना, तीसरे का वार्ता तंडनी स्थापना, चौथे का वृत्त संयोग, पांचवा इंद्रिय जय। इसी में 6 प्रकार के शत्रु जो है आपके आंतरिक शत्रु, उसको बताया जाएगा। राजस वृत्तम, 7वां अमात्य उत्पत्ति। अमात्य कितने प्रकार के हैं यहाँ बताया जाएगा आपको। मंत्र पुरोहित उत्पत्ति, मंत्री कैसा कैसा होना चाहिए आपका, ऐसे बताया जाएगा इसमें। नाम है उपदाभि शौच शौच ज्ञानम अमात्या नाम। 10वां गुण पुरुष उत्पत्ति, 11वां गुण पुरुष प्रवृद्धि, 12वां स्व विषय कृत्याकृत पक्ष रक्षणम, पर विषय कृत्याकृत पक्षोग्रह मंत्राधिकार। दूध प्रणधि, दूध कितने प्रकार के हैं यहाँ से भी प्रश्न आता है आपका। 3 प्रकार के दूध बताए जाएंगे। राज पुत्र रक्षणम, पुत्र की 3 श्रेणियां होती हैं यहाँ बताया जाएगा आपको। आवृत वृत्तम, राजर्ष राज प्रणधि, निशांत प्रणधि, अमर आत्मरक्षकम। ये 20 तो आपको सीरियल याद रहना चाहिए। कैसे कैसे प्रश्न बनेगा, इसके सीरियल से प्रश्न बनेगा, ठीक है। अब आप सही करते हैं एग्जाम में कि गलत करते हैं वो आप जाने, लेकिन यहाँ केवल क्या दिया जाएगा, प्रश्न आपको सीरियल मिलाने को दिया जाएगा, नहीं तो 5वां कौन है 8वां कौन है ऐसे पूछ लिया जाएगा। अथवा पूछ लिया जाएगा पहला अधिकरण आपको पढ़ना है, विनय अधिकरण, उसमें कुल कितने अध्याय है? 20 अध्याय है, ठीक। अब हम लोग खोलते हैं पहला अध्याय, विद्या समुद्देश्य। क्या लिखा है? विद्या समुद्देश्य। पहला अध्याय पढ़ेंगे, पहले अध्याय से चलेंगे। जहां जहां केवल प्रश्न बनेगा उतना उतना टच करते चले चलेंगे हम लोग। तो जिसके पास मूल किताब होगी पहला अध्याय खोल लेगा, विद्या समुद्देश्य। लिखा है प्रकरण 1 अध्याय 1 विद्या समुद्देश्य अन्वेक्षी स्थापना। चले किताब पढ़ाएं, जिसके पास गाइड होगी वहां भी मिलेगा आपको। पहले लिखा है अन्वेषकी त्रय वार्ता दंड नीति चेत विद्या। क्या लिखा है? वार्ता लिखा है त्रय, पहली लाइन देखिए, अन्वेषकी त्रय वार्ता दंड नीति चेत विद्या। 4 प्रकार की विद्या है। अनुष्की त्रय वार्ता दंड नीति 4 प्रकार की विद्याएं होती हैं। अभी कौन कितना मानता है उसको मत लिखिए, क्यों जानिए अनुष्की त्रय वार्ता दंड नीति 4 विद्या है ना। और ये चारों विद्याएं आपके टोटली मानते हैं। और इसके अभी नीचे वाली लाइन में कौन कितनी विद्या मानता है, यहाँ से एक प्रश्न पक्का पूछा जाता है। नीचे 2 नंबर करके लिखा गया, लिखा है त्रय वार्ता दंड नीति चेत मानवा। त्रय वार्ता दंड नीति, ये 3 विद्याएं मानते हैं कौन? मानवा। मानवा मतलब मन पूछ लेगा, मन के अनुसार कितनी विद्याएं? 3 विद्याएं। कौन कौन सी? त्रय वार्ता दंड नीति। बन गया। ऐसे प्रश्न बनेगा, नहीं तो आपका प्रश्न ऐसे बनेगा त्रय वार्ता दंड नीति चेत, ऐसे काट करके ऑप्शन में कौटिल्य, मनु, बृहस्पति, शुक्राचार्य, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। 3 विद्या कौन मानता है? मनु। 3 विद्या मनु कौन कौन सी मानते हैं? त्रय वार्ता दंड नीति। विद्या कट गई, कौन ना। आगे देखिए तीसरे नंबर पे लिखा है वार्ता दंड नीति चेत बृहस्पत्या। वार्ता और दंड नीति 2 विद्या मानते हैं कौन? बृहस्पति ना। 2 विद्या कौन मानते हैं? बृहस्पति। इसके पहले एक लाइन लिखी गई, उसको छोड़ दिए, जहाँ लिखा गया था त्रय वार्ता दंड नीति चेत मानो, उसके आगे लिखा गया त्रय विशेषो ही अन्वेषकी। क्या लिखा गया है? त्रय विशेषो ही अन्वेषकी, उसको भी टिक कर लेंगे। यहाँ कुछ लिखे हैं उसमें, आपको बताते चलना है। पहले
लिखा है कि आपकी अनुष्ठित रही दंड वार्ता दंड में 4 विद्याएं हैं। इनमें अनुष्ठी आत्मविद्या है, इसको लिखे त्रय ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद का सामवेद है, सामंजस्य है इसमें वार्ता, ये सब अभी आपकी हिंदी में आएगी, आगे यहाँ बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो त्रय वार्ता दंड में कौन कौन मानता है इसको? मानव, मानव मतलब मन के अनुसार ये है। कभी कभार ये त्रय विशेषों या अनुष्ठी ये पूरा दे देगा, पूछेगा किसका मत है, तो ये इसके मत में आ जाएंगे, मन के मत में आ जाएगा। वार्ता दंड नीति चेत बृहस्पत्या, वार्ता और दंड नीति ये 2 विद्याएं कौन मानता है? आगे लिखा गया है क्या? संवरण मात्रम ही त्रय लोक यात्रा विद इति। तो ये त्रय को क्या मानते हैं? ये संवरण मात्र मानते हैं। पूछ लिया जाएगा त्रय को संवरण मात्र मानने वाले कौन से हैं? बृहस्पति है। त्रय को ये क्या मानते हैं? संवरण मात्र। और ये आपके ऑप्शन में रहेगा संवरण मात्र या संवरण मात्र। त्रय को संवरण मात्र मानने वाले कौन है? बृहस्पति। अथवा ऐसे प्रश्न बनेगा बृहस्पति के अनुसार कितनी विद्याएं? 2। कौन कौन? वार्ता दंड नीति। और आगे लिखा है नीचे चौथी लाइन में लिखा है दंड नीति ही एका विद्या इति औसनसा ना। उष्णस या उष्णस के अनुयायी जो है क्या मानते हैं? दंड नीति ही एका विद्या, एक विद्या मानते हैं केवल और केवल किसको? दंड नीति। बस यही आपके एग्जाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आगे नीचे लिखा गया है चतस्रः एव विद्या इति कौटिल्य। कौटिल्य 4 विद्याएं मानते हैं। कौन कौन? अनुष्ठी, त्रय, वार्ता, दंड नीति। कुल मिला जुला करके आपकी विद्याएं कितनी हैं? 4। देखिए क्या लिखा गया है यही, अगर हम लिखते हैं कौटिल्य, कौटिल्य 4 विद्या मानते हैं। कौन कौन? अन्वीक्षकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति। ये 4 विद्या कौन मानते हैं? कौटिल्य ना। कौटिल्य के नीचे अगर हम मन को लिख देते हैं ना, इसमें इसको काट के क्या लिख देंगे? यहाँ त्रयी, वार्ता, दंड नीति। 2 विद्या कौन मानता है आपका? बृहस्पति को अगर हम लिख देते हैं तो इसको हम कट करेंगे ना, इसको हम कट करेंगे, क्या लिखेंगे? वार्ता, और क्या लिखेंगे? दंड नीति, दंड नीति ना। इसके बाद एक लोग बचे हैं, उष्णस लिख दीजिए, चाहे उष्णस लिखिए, उष्णस। अगर उष्णस नहीं रहेगा तो आप शुक्राचार्य भी दे सकता है आपको, ठीक। उष्णस कितनी विद्या मानते हैं? यहाँ हम कट कर देंगे, यहाँ कट कर देंगे, यहाँ कट कर देंगे। एक विद्या मानते हैं, कौन सी आपकी? दंड नीति। ये आपका नक्शा बन गया, याद करने का तरीका यही है ना। क्या लिखा गया है? कौटिल्य कितनी विद्याएं मानते हैं? 4। अनुष्ठी, त्रय, वार्ता, दंड नीति। मनु कितनी विद्याएं मानते हैं? 3 ना। क्या? त्रय, वार्ता, दंड नीति। बृहस्पति 2। कौन कौन सी? वार्ता, दंड नीति। उष्णस कितनी मानते हैं? केवल दंड नीति, एक विद्या दंड नीति को। अब यहाँ प्रश्न ऐसे बनेगा, आपको घुमाने वाला जो प्रश्न बनेगा, घुमा दे प्रश्न को यहीं पे। इतना तो ये सीधा सीधा प्रश्न था, कौन कितनी विद्या मानता है ना। अनुष्ठी विद्या को कौन नहीं मानता? ये भी नहीं मानता, ये भी नहीं मानते, ये भी नहीं मानते ना। यहाँ देखिए अनुष्ठी त्रय, त्रय को कौन नहीं मानता? ये 2 लोग नहीं मान रहे हैं। कोट बन रहा है कि नहीं? 2 ऑप्शन वाला ऐसे कोट बना रहा है यूजीसी। और यहाँ देखिए वार्ता को कौन नहीं मानता? कौन नहीं मानता? शुक्राचार्य नहीं मानते। ऐसे प्रश्न बनेगा, कौन किसको? त्रय को संवरण मात्र किसने माना है? त्रय को संवरण मात्र किसके द्वारा माना गया है? बृहस्पति के द्वारा माना गया है त्रय को। ऐसे प्रश्न बन जाएगा आपका। कुल मिला जुला करके हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो कौटिल्य को पक्का याद करना है, लेकिन कौटिल्य की दुनिया याद किया बाटे, हमको याद करना उष्णस को, बृहस्पति को, मानव को, मन को ना। एक विद्या कौन मानता है? शुक्राचार्य। उष्णस ना। कौन सी विद्या मानते हैं? दंड नीति को ना। 3 विद्या कौन मानता है? ना। त्रय विद्या को मानते हैं मानवा, मन। बृहस्पति 2 विद्या, वार्ता, दंड नीति। वार्ता, दंड नीति को कौन मानता है? बृहस्पति। ऐसे ऐसे प्रश्न बनेंगे। तो यहाँ से आपका 1 2 3 4 लाइन से आपका काम बन गया। यहाँ पहले अध्याय का नाम ही है विद्या समुद्देश्य ना। इसमें विद्या बताई जाएगी, विद्या कौन कितना मानता है, यहाँ से प्रश्न रहेगा आपका।
ना त्रय को समरण मात्र कौन मानता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बृहस्पति ना। अब इसके नीचे आप आ जाएंगे, अगर श्लोक यहाँ एक लाइन लिखी है 6 नंबर करके मूल किताब में लिखा है सांख्य योगो लोकायतम चेत्यान्विष्टि। क्या लिखा गया है? सांख्य योगो लोकायत चेत्यान्विष्टि। उतना टिक कर लीजिए। सांख्य योग लोकायत ये अन्विष्टि विद्या के अंतर्गत आते हैं। लिखा गया है सांख्य योगो लोकायतम चित मिला, यानी कि सांख्य योग लोकायत। सांख्य मतलब सांख्य दर्शन, योग मतलब योग दर्शन, लोकायत मतलब चार्वाक दर्शन, ये सब के सब अन्विष्टि विद्या के अंतर्गत आते हैं। मूल किताब में मिल रहा है लाइन लाइन मिल रहा है। अरे इसमें भी मिलेगी गाय, हाँ तो उसको टिक करते चलिए ना। किसके अंतर्गत आती है ये? सांख्य योग लोकायत। लोकायत मतलब चार्वाक दर्शन ना। सांख्य दर्शन, योग दर्शन और लोकायत दर्शन किस विद्या के अंतर्गत आते हैं? अन्विष्टि विद्या के अंतर्गत। आगे देखिए लिखा है धर्मा धर्मो त्रय्याम। यहाँ तक एक बार टिक कर लीजिए, त्रय्याम तक आप कामा लगा दीजिए, उसके आगे से अलग हो जाएगा। लिखा क्या? धर्मा अधर्म, यानी कि धर्म अधर्म लिखा गया है वहाँ ना। धर्म अधर्म में आपकी त्रयी मतलब वहाँ त्रयी हो जाएगी ना। तो यहाँ देखिए त्रय्याम लिखा गया, त्रय्याम। त्रय विद्या में धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म आते हैं। त्रय विद्या में क्या आता है? धर्म और अधर्म आते हैं। उसके बाद आपका लिखा गया है अर्थ अर्थ अनर्थ वार्तायाम। वार्तायाम वार्ता, वार्ता नामक विद्या में अर्थ अनर्थ आते हैं। इसको टिक कर लीजिए। और त्रय विद्या नहीं पढ़ के आई है यहाँ, 3 विद्या है वहाँ ना। त्रयी उसी का सप्तमी विभक्ति एकवचन का रूप चला दीजिए त्रयी का। त्रयी में क्या क्या आ जाएगा आपका? हाँ त्रयी प्रकार से वहाँ ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, इसमें आपकी क्या आ जाएंगे? इसमें धर्म और अधर्म की बात, वेदों में धर्म अधर्म की बात कही गई है कि नहीं? बस वही बात की जा रही है यहाँ पर। आगे लिखा है अर्थ अनर्थ वार्तायाम ना। वार्ता में किसका बोध हो जाएगा? किसका वर्णन किया गया? धर्म और अधर्म का। और नय अपनय दंड नीत्याम। दंड नीति में नय और अपनय आते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट था ना। यहाँ धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म की बात किस विद्या में कही गई है ना? त्रय में। अर्थ अनर्थ की बात किस विद्या में कही गई है? वार्ता में। और नय अपनय, नय मतलब नीति, नीति और अनीति की बात किसमें कही गई है? दंड नीति में ना। बन गया, यहाँ से प्रश्न आपका बनेगा। तो उसके आगे एक लाइन लिखा गया बाला बले चैत साम हेतु, यहाँ से छोड़ के आगे इसी 2-3 शब्द केवल छोड़ेंगे। आगे लिखा है अन्विष्टि लोकस्य अपकरोत्। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यही। इसके 2-3 शब्द केवल बाला बले चैत साम हेतु भी यहाँ से छोड़ के यहाँ से लिखिए केवल। यहाँ से लिखा गया अन्विष्टि लोकस्य अपकरोति। उपकरोति है ना, लिखा है क्या? लोकस्य उपकरोति। अन्विष्टि विद्या जो है लोक का उपकार करने वाली है। ये खूब पूछा जाता है प्रश्न। 4 विद्याओं में लोक का उपकार करने वाली विद्या कौन सी है? वही लाइन टिक कर लीजिए, अन्विष्टि लोकस्य उपकरोति। अन्विष्टि विद्या जो है यह लोक का उपकार करती है। विद्या 4 है, अन्विष्टि, त्रयी, वार्ता, दंड नीति। अन्विष्टि विद्या क्या है? लोक का उपकार करने वाली है। और क्या करती है यहाँ अन्विष्टि विद्या? आगे लिखा है व्यसने अभ्युदये च बुद्धिम अवस्थापयति। क्या लिखा है? व्यसने, व्यसन के समय में, अभ्युदय, अभ्युदय के समय में बुद्धिम अवस्थापित, बुद्धि को स्थापित करती है। कौन? अन्विष्टि विद्या। यहाँ से प्रश्न बन रहा है आपका ना। व्यसन के समय में और अभ्युदय के समय में बुद्धि को स्थापित कौन करती है? अन्विष्टि विद्या करती है। आगे लाइन लिखी गई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है। प्रज्ञा वाक्य क्रिया वैसारध्यम च करोति। इसको केवल टिक कर लीजिए। और ये जो एक श्लोक लिखा गया है तो पूछा जाता है। प्रदीप सर्व विद्यानां उपाय सर्व कर्मणां आश्रय सर्व धर्माणां शाश्वत अन्विष्टिमता। यहाँ खाली लाइन में क्या लिखा गया? प्रदीप सर्व विद्यानां। सभी विद्याओं का प्रदीप कहा गया। किसको? अन्विष्टि को। पूछ लिया जाएगा सभी विद्याओं में का प्रदीप कौन है ना। प्रदीप सर्व विद्या नाम कौन? केवल ऐसे इतनी लाइन दे देगी, प्रदीप सर्व विद्या नाम। ऑप्शन में अनुष्ठित त्रयी वार्ता दंड नीति।
समझ में आ रहा है ना प्रश्न कैसे बनेगा? जी। केवल पूछ लेगा प्रदीप सर्व विद्या नाम, ये प्रश्न हो गया। आगे देगा ऑप्शन में त्रय आन्वेषकी त्रय वार्ता दंडनीय, क्या सही होगा? आन्वेषकी सही हो जाएगा। उसके बाद उपाय सर्व कर्मणाम, ये भी काट के दे सकता है ना, सर्व कर्मणाम सभी कर्मों का यही उपाय है, आन्वेषकी विद्या ना। आगे आश्रय सर्व धर्माणाम, सभी धर्म का आश्रय कहा गया है किस विद्या को? आन्वेषकी विद्या को। ये 3 पॉइंट यहाँ टिक कर लीजिए। प्रदीप सर्व विद्या नाम 1 पॉइंट, उपाय सर्व कर्मणाम 2 पॉइंट और आश्रय सर्व धर्माणाम, बस ये 3 पॉइंट। तीनों पॉइंट का अलग अलग काट करके तीनों पॉइंट में लिख दीजिए आन्वेषकी आन्वेषकी आन्वेषकी। ये आन्वेषकी की चाहे परिभाषा समझ लीजिए चाहे कुछ भी समझिए, यहाँ से एक प्रश्न आपका रहेगा। पहला अध्याय यही आपका समाप्त हो जाता है। आन्वेषकी यहाँ लिखे जो लिखा है विद्या समुद्देश्य, विद्या समुद्देश्य यही विद्या आपकी समाप्त। उसके आगे दूसरा अध्याय त्रय स्थापना चलने लगेगा आपका। इसके आगे एक अध्याय बन गया सबसे। इसमें पूछा जाएगा कौटिल्य के अनुसार विद्याएं कितनी? 4। उसनस के अनुसार कितनी विद्या? 1। बृहस्पति के अनुसार कितनी? मनु के अनुसार कितनी विद्याएं ना? तो सबसे प्रश्न बन जाएगा, एक को प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, बार बार वाचन करेंगे को गलत नहीं होगा। ठीक, यही है क्रैश कोर्स ना। एक दिन में 20 अध्याय पढ़ा के समाप्त कर देना, ये क्रैश कोर्स। इससे ज्यादा प्रश्न चाहे अब आप व्याख्या इसकी 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे में सुनिए, इससे ज्यादा प्रश्न बनने वाला नहीं है, बनेगा भी नहीं कभी इससे ज्यादा। चाहे 5 घंटे में इसी चीज को पढ़िए, चाहे 10 मिनट में इसी चीज को पढ़िए ना। बन गया। त्रय विद्या में किसकी बात कही गई है? धर्म की ना। धर्म की बात किसमें कही गई है ना? उसमें और अर्थ अनर्थ की बात किस विद्या में कही गई है? वार्ता में नहीं, अपने की बात किसमें कही गई है? बस ये 3 विद्याओं को बता दिए। कह रहे हैं क्या कर रहे हैं? त्रय में धर्म अधर्म की बात, और वार्ता में अर्थ अनर्थ की बात, और दंड में नहीं अपने की बात। आन्वेषकी को छोड़े थे। आन्वेषकी को क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं प्रदीप सर्व विद्या नाम, सभी विद्याओं का प्रदीप है ये ना। उपाय सर्व कर्मणाम और आश्रय सर्व धर्माणाम। और एक चीज ये वाली जो लाइन लिखी गई, आन्वेषकी लोकस्य उपकरोति, आन्वेषकी विद्या जो है लोकस्य उपकरोति, लोक का उपकार करती है ना। और व्यसन और अभ्युदय के समय में क्या करती है? बुद्धिम अवस्थापित, बुद्धि को स्थापित करती है। इतना प्रश्न अगर आप कर ले जाएंगे तो यहाँ इस पहले अध्याय से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। विनयाधिकरण लिखा है, विनयाधिकारी प्रथम अधिकरण में पहला अध्याय समाप्त हुआ। सभी विद्याओं का प्रदीप किस विद्या को कहा गया? आन्वेषकी को। अब आ जाइए त्रय स्थापना। दूसरा अध्याय का नाम क्या है? त्रय स्थापना। त्रय में क्या क्या आते हैं? 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। देखेंगे आप इसकी पहली लाइन में लिखा गया है साम, इसको तोड़ के पढ़ेंगे। साम ऋग यजुर्वेदास्त्रयी, लिखा है त्रयस्त्रयी। साम ऋग यजुर्वेदा त्रय, त्रय ऐसे शब्द लिखा गया है, वहां तोड़ देंगे। ठीक, आगे लिखा गया अथर्ववेद इतिहास वेदोच्च वेदा, इसको लाइन टिक कर लेंगे, कभी कभी पूछ लेता है। अथर्ववेद इतिहास वेदोच्च वेदा, शिक्षा कल्पो व्याकरणम नृत्यम छंदो क्या लिखा गया? विचित ज्योतिषाम इति च अंगानि। ये सब पूछेगा नहीं, आपको आना है दूसरी लाइन भी छोड़ के तीसरी लाइन पे। यहाँ कुछ चीजें आपको लिखना पड़ेगा, और लिखने की जरूरत नहीं, किताब से देखिए समझ में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर लिखेंगे। यहाँ 3 नंबर लिखा गया स्वधर्म ब्राह्मणस्य अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम दानम प्रतिग्रहश्चेत। मिल गया। आपके यहाँ 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ना। इस त्रय में सबका बताया जाएगा। ब्राह्मण का कर्म क्या है ना, क्षत्रिय का कर्म क्या है, वैश्य का कर्म क्या है, शूद्र का कर्म क्या है। तो सबसे पहले तीसरे पॉइंट में दे रहे हैं आपका ब्राह्मण का कर्म। लिखा है स्वधर्म ब्राह्मण, ब्राह्मण का अपना स्वधर्म क्या क्या है। तो आगे लिखा गया है अध्ययनम 1, अध्यापनम 2, यजनम 3, याजनम 4, दानम 5, प्रतिग्रहश्चेत। दानम मतलब दान देना, प्रतिग्रहश्च मतलब दान लेना। कितने कर्म बताए गए ब्राह्मण के? स्वधर्म। यहाँ प्रश्न बन जाएगा ब्राह्मण के कितने धर्म बताए गए हैं? 6 धर्म। क्या क्या? अध्ययन अध्यापन ना, उसके बाद यजन याजन, दानम ना। अध्ययन क्या लिखा है? अध्ययनम मतलब अध्ययन करना, अध्यापन मतलब अध्ययन करवाना, यजनम
यज्ञ करना, याजनम यज्ञ करवाना, दानम दान देना, प्रतिग्रहश्चेत् दान लेना। अच्छा, ब्राह्मण का अपना स्वधर्म कितने हैं? 6 ठो। कभी कभी इतने पूछ लीजिए जाएगा ब्राह्मण के कितने धर्म? 6 धर्म। कौन है कौन नहीं है ये भी पूछा जा सकता है, और नहीं तो एक पूरी लाइन देके यहाँ से केवल काट दिया जाएगा। स्वधर्म ब्राह्मण यहाँ से काट के इतना दे देगा, अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम दानम प्रतिग्रहश्चेत्। बस ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 ठो ऑप्शन में दे देगा। बन गया, कोई दिक्कत? आगे आ जाइए। दूसरे उसके नीचे लिखा है क्षत्रियस्य, क्षत्रिय का स्वधर्म क्या है? लिखा है अध्ययनम 1, यजनम 2, दानम, शास्त्र जीव, भूत रक्षणम। इसको टिक कर लेंगे आप। क्षत्रिय का अपना धर्म क्या है? अध्ययनम अध्ययन करना, न यजनम यज्ञ करना, दानम दान देना, शास्त्र जीवो भूत रक्षणम, शास्त्र आदि के द्वारा क्या करना? प्राणियों की रक्षा करना। बन गया सबसे। यहाँ लिखा गया हमारे में क्षत्रियस्य अध्ययनम यजनम दानम शास्त्र जीवो भूत रक्षणम। 5 चीज बताया गया है। क्षत्रिय का अपना धर्म क्या है? अध्ययनम यानी कि अध्ययन करना, न यजनम यज्ञ करना, दानम दान देना, शास्त्र जीवो न शास्त्रों के द्वारा क्या? जीविकोपार्जन करना, और आगे लिखा है भूत रक्षणम, प्राणियों की रक्षा करना। शास्त्र जीवो अलग है, शास्त्रों के द्वारा क्या? जीविकोपार्जन करना, ये इसका अर्थ है। भूत रक्षण, भूत मतलब प्राणी, प्राणियों की रक्षा करना, ये किसका कर्म है? तो क्षत्रियों के 5 कर्म बताए जा रहे हैं। बन गया। शास्त्रों के द्वारा लिखा गया है जीव, यहाँ जो लिखा है शास्त्र जीवो, जीवो मतलब जीविकोपार्जन करना, शास्त्रों के द्वारा अपने जीविकोपार्जन करता है कौन? क्षत्रिय। भूत रक्षण प्राणियों की रक्षा करता है। बन गया। 5 कर्म क्षत्रिय के बताए गए, 5 धर्म क्षत्रिय के बताए गए हैं। ब्राह्मण के कितने धर्म? 6 धर्म ना, और 5 धर्म किसके बताए जा रहे हैं? क्षत्रिय के। इसमें कौन कौन सा क्षत्रिय का नहीं बताया गया? अध्यापन अध्यापन करवाना, अध्ययन करवाना ये नहीं बताया गया, यज्ञ करवाना ये नहीं बताया गया ना। और यहाँ ब्राह्मण में कौन सा धर्म नहीं बताया गया? शास्त्र जीवो भूत रक्षणम नहीं बताया गया। तो अगर इतना हम पकड़ लेते हैं शास्त्र जीवो भूत रक्षणम, तो इससे किसका बोध हो जाएगा? क्षत्रिय का। इतने से काम बन जाएगा आपका। अगर ऐसा प्रश्न पूछ लीजिए क्षत्रिय के अपने कितने धर्म बताए गए हैं? शास्त्र में 5 धर्म बताए गए हैं। कौन कौन से बताए गए हैं? अध्ययनम यजनम दानम शास्त्र जीवो भूत रक्षणम। बन गया। अब आगे आ जाइए। ब्राह्मण का वैश्य का दिया होगा, लिखा है वैश्यस्य अध्ययनम यजनम दानम कृषि पशुपाल्य वाणिज्यच्च ना। यहाँ वैश्य के कितने धर्म बताए गए हैं देखना है आपको। लिखा है वैश्यस्य, वैश्य का अपना धर्म क्या? अध्ययनम 1, यजनम 2, दानम 3, कृषि करना 4, पशुपाल्य पशुओं का पालन करना 5, वाणिज्य व्यापार करना। 6 धर्म बताए जा रहे हैं यहाँ वैश्य के। कितने धर्म? 6 धर्म। अध्ययनम मतलब अध्ययन करना, यजनम मतलब यज्ञ करना, दान मतलब दान देना, कृषि मतलब खेती करना, पशुपाल्य मतलब पशुओं को पालना, वाणिज्य मतलब व्यापार करना। कोई दिक्कत किसी को? पूछ लिया जाएगा यहाँ वैश्य के कितने धर्म है? 6 धर्म। अरे काहे नहीं? खेती और पशुपालन अलग काहे नहीं है? खेती अलग है, पशु अलग है, बिल्कुल अलग है, एकदम सरासर अलग है। खेती अलग है, पशुपालन अलग है ना। खेती करना एक अलग व्यापार है, पशुपालन करना एक अलग व्यापार है। 5 कहीं अगर आपको लिखवाया गया हो तो उसको काट पीट के 6 बना लीजिए। किसी ने आपको ऐसा तो बता दिए कृषि पशुपालन एक है, संधि करके एक शब्द में लिख दिए गए, इसका मतलब एक नहीं है ना। कृषि मतलब कृषि करना ना, हाँ। पशुपालन मतलब पशु का पालन करना, और आगे लिखा है वाणिज्य, वाणिज्य मतलब व्यापार करना। ये सब सबके सब अलग अलग बन रहे हैं आपके। बन गया सबसे। तो इसके वैश्य के कितने धर्म बताए गए? 6 धर्म बताए गए। 6 धर्म में ब्राह्मण वाला कौन सा कट जाएगा? अध्यापनम कट जाएगा, उसके बाद याजनम कट जाएगा, और क्षत्रिय वाले से क्या कट जाएगा आपका? शास्त्र जीवो भूत रक्षण कट जाएगा ना। और इसमें क्या क्या जुड़ गया है आपका? कृषि जुड़ गया है, पशुपालन जुड़ गया है, वाणिज्य जुड़ गया है।
ना। तो कुल मिला जुला के अध्ययन, यजन, दान ये तीनों सबके कर्म, सबके धर्म मान रहे हैं ना। अध्ययन करना और यज्ञ करना, दान देना सबके कर्म बन रहे हैं। तो आपको जो जो नहीं बन रहा है वहीं से आपका एग्जाम में फंसाया जाएगा ना। अध्ययन करवाना ये केवल ब्राह्मण का काम है, यहाँ दिया जा रहा है। यज्ञ करवाना केवल ब्राह्मण का काम है, यहाँ दिया जा रहा है ना। और प्राणियों की रक्षा करना, शास्त्रों के द्वारा अपना जीविकोपार्जन करना एक क्षत्रिय का धर्म बताया जा रहा है। खेती करना एक वैश्य का धर्म बताया जा रहा है। पशुपालन करना एक वैश्य का धर्म बताया जा रहा है। व्यापार करना एक वैश्य का धर्म बताया जा रहा है। बन गया। नीचे आ जाइए, शूद्र का धर्म, उसके ठीक नीचे लिखा गया है शूद्रस्य द्विजाति शुश्रूषा वार्ताकार कुशी लवकर। तो यहाँ द्विजाति शुश्रूषा, ब्राह्मणों की सेवा करना केवल यही बताया जा रहा है शूद्र का धर्म। केवल द्विजाति शुश्रूषा आप पकड़ लेंगे, इसी से ये वाला आपका प्रश्न सही हो जाएगा। द्विजात शुश्रूषा, ब्राह्मणों की सेवा करना किसका काम? शूद्रों का काम। लिखा है शूद्रस्य द्विजाति शुश्रूषा वार्ताकार कुशी लवकर। लिखा है शूद्र का धर्म, द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। यहाँ द्विज पद से तीनों का बोध होगा, ब्राह्मण का भी, क्षत्रिय का भी, वैश्य का भी ना। तो क्या लिखा है? द्विजात शुश्रूषा, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना। और यहाँ लिखा है वार्ता। वार्ता मतलब यहाँ अभी आप वार्ता आगे पढ़ेंगे, समझ में आएगा। वार्ता में आपका कृषि भी आएगा, पशुपालन भी आएगा, व्यापार भी आएगा। जहाँ वार्ता शब्द लिखा गया है वहीं एक मोक्ष निकाल करके लिख लीजिए। कृषि करना, पशुपालन करना, व्यापार करना, ये वार्ता पद का अर्थ हो जाएगा। कृषि, पशुपालन, व्यापार। कृषि, पशुपालन, व्यापार वैश्य भी करेगा। कृषि, पशुपालन, व्यापार कौन करेगा? शूद्र भी करेगा। आगे लिखा गया है कार्य, कुशी, लव, कर्म ना। इसका अर्थ हो जाएगा शिल्पकारी और नट का कार्य करना, चारण आदि की स्तुति करना, ऐसा हो जाएगा। कार्य, कुशी, लव का अर्थ यहाँ लिखा गया है शिल्पकारी अथवा नट का कार्य करना। तो ये शिल्पकारी का काम केवल और केवल शूद्र करेगा और नट का कार्य केवल और केवल शूद्र करेगा ना। आपको यहाँ दो चीज मिल रही होगी इससे, वैश्य और शूद्र का एक चीज मिल रहा होगा क्या? कृषि, पशुपालन और व्यापार ना। द्विजात शुश्रूषा ये नहीं, द्विजात मतलब यहाँ आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों को लेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों की सेवा करना किसका काम होगा? शूद्र का काम है। तो अगर आपको पूरा नहीं याद है, केवल द्विजात शुश्रूषा यही पकड़ लीजिए, आपका ये वाला प्रश्न सही हो जाएगा। बन गया। अब इसके आगे आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये हो गया। अब आपका चौथे नंबर पे लिखा गया होगा गृहस्थस्य। क्या लिखा गया है? गृहस्थस्य। गृहस्थों का काम क्या है वहां देखते हैं हम लोग। लिखा गया है आपका 4 नंबर पॉइंट पे लिखा गया गृहस्थस्य स्वकर्म। गृहस्थों का अपना कर्म क्या है? तो देखिए क्या लिखा गया है, स्वकर्मा जीव तुल्यई असमानभिः। इसको पूरे लाइन टिक करके लास्ट में आपको एक चीज टिक करना है। एकदम लास्ट में आइए जहाँ लिखा होगा देव पितृतिथि भृत्येषु त्याग शेष भोजनम चाहिए। शेष भोजनम वाला टिक कर लीजिए, इसी से आपको पकड़ में आ जाएगा हमको क्या क्या इसमें टिक करना है कैसे। गृहस्थ का अपना कार्य क्या है तो देखेंगे। लिखा है गृहस्थ अपनी परंपरा के अनुकूल कार्यों का जीविकोपार्जन करे, सगोत्र और असगोत्र समाज में विवाह करे, सगोत्र हो चाहे असगोत्र हो वहाँ विवाह करे, ऋतुगामी हो, देव पितर अतिथि भृत्यों को देकर सबसे अंत में भोजन करे। आपको यहाँ पकड़ने के लिए वह शेष भोजनम च गोलियां लेंगे। सबको खाना पीना खिलाने के बाद जो शेष भोजन बचेगा वही अपनों करेगा गृहस्थ। और ऐसे देखा तो वो घर मम्मी उम्मी करती है कि नहीं? पूरा परिवार खाए ले, खाना बचे तो अपनों कहीं ना चुमा सो जाए तो पतन पाए खाए हैं कि नहीं खाए हैं। होता है कि नहीं ऐसा घर पे मम्मी उम्मी के साथ? आदमी होता है ये हम केवल पकड़ने का एक ट्रिक बता रहे हैं ना। पहले खा लेंगे अभी नहीं जुलाई नहीं जकरे बेटो बेटी की ना इनके मुँह माया ना क्या जकरे बेटो बेटी हो ये तो बिना अपने बेटो बेटी की खिया खाते नहीं खाना, चाहे वो पुरुष वर्ग का हो चाहे महिला वर्ग की कोई हो घर में। गार्जियनों की भी यही हाल होती है घर में ना। तो शेष भोजनम से इसी से हमको पढ़ना है गृहस्थ का अपना स्वधर्म या स्वकर्म क्या है। तो यहाँ देखिए क्या क्या लिखा गया है। तो लास्ट वाला ये हम पकड़ेंगे देव पितृ न
पित्रातिथि वृत्तिषु त्याग शेष भोजनम च। तो ये शेष भोजनम वाला गोलियां लेंगे, इसी वाली लाइन से पकड़ के मार देंगे। बाकी ये सब पूछा नहीं जाएगा, जो ऊपर के लाइन में पढ़ के आए हैं चार्ट। ब्राह्मण का अपना स्वधर्म क्या है, क्षत्रिय का क्या है, वैश्य का क्या है, शूद्र का क्या है, यही से आपका प्रश्न फंस जाएगा। ब्रह्मचारियों का धर्म क्या है, नीचे लिखा गया है, यहाँ आपको भी नहीं लिखा है। लिखा है स्वाध्याय अग्निकार्य अभिषेक ना, अग्निकार्य अभिषेक, अग्निकार्य वाला अभिषेक वाला कार्य करना, ये सब किसका है, लिखा गया है किसका, ब्रह्मचारियों का धर्म है। स्वाध्याय न, स्वाध्याय अग्निकार्य अभिषेक भैक्ष व्रतत्वम आचार्य प्रणांतिकी वृत्तिस्तद्भावे गुरु पुत्रे स ब्रह्मचारी वा। तो आपको ये सब लास्ट वाले लाइन नहीं टिक करेंगे तब भी यहाँ स्वाध्याय अग्निकार्य अभिषेक, इसी से आपको पकड़ लेना है किसका है, ये ब्रह्मचारियों का अपना कर्म है। न ब्रह्मचारियों का अपना कर्म क्या है, लिखा गया है क्या, स्वाध्याय न, स्वाध्याय करें ब्रह्मचारी लोग, अग्निकार्य अभिषेक अग्निहोत्र करें, अग्निहोत्र आदि यज्ञ करें, ये सब अग्निकार्य में अभिषेक करें, ये सब किसका काम है, ब्रह्मचारियों का काम है, गृहस्थों का काम नहीं है। हम लोग तो गृहस्थ हो जाएंगे, गृहस्थ व्यक्ति तब होता है कि आज जिस दिन होगा उसी दिन आप गृहस्थ जीवन प्रवेश कर जाएंगे न। यहाँ वहाँ से काम यज्ञ योग करना, ये सब ब्रह्मचारियों का काम है कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार न। तो इसी से आपको पकड़ना है एक लाइन से, स्वाध्याय अग्निकार्य अभिषेक, ये सब किसका काम है, ब्राह्मण का। स्वाध्याय करना किसका काम है ना, ब्रह्मचारियों का काम है, ब्राह्मण का नहीं, ब्रह्मचारियों का काम है ना। अग्निकार्य अभिषेक इत्यादि यज्ञ योग करना, ये सब किसका काम है, और लास्ट में अगर टिक करना है तो इसको टिक कर लीजिए, गुरु पुत्रेशा ब्रह्मचारिणी। बाकी आपका काम वहीं से बन जाएगा, तो वहां आपको पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आगे आप उसके अगले लाइन में जाएंगे, लिखा है वानप्रस्थस्य न, वानप्रस्थी का अपना कर्म क्या है, लिखा है ब्रह्मचर्यम भूमोशय्या, भूमोशय्या भूमि पर सोना, किसका काम है, जो वानप्रस्थी है सबका काम है भूमि पर सोना। आगे वो क्या है, जटा, जटा जिन धारणम अग्निहोत्राभिषेक दैवता पितृतिथि पूजा वन्य व्यन्यश्चाहार ना। इसके हिंदी में आपको लिखा गया है वानप्रस्थी का धर्म ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना, लिखा है ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना, भूमोशय्या भूमि पर शयन करना न, जटा लिखा है जटाधारी करना, लिखा है अजिन, अजिन धारण, अजिन मतलब होता है मृगचर्म ना। आगे लिखा है धारण, मृगचर्म को धारण करना किसका काम होता है, वानप्रस्थी ना। ये वानप्रस्थी का अपना स्वयं कर्म है, ये अजिन धारण है, अजिन मतलब मृगचर्म को धारण करें। और उसके आगे आपका लिखा गया है क्या, अग्निहोत्र अभिषेक, अग्निहोत्र इत्यादि यज्ञ करें, अभिषेक करें, ये सब इनका काम है, बाकी कुछ नहीं है। अतिथि पूजा वन्यश्चाहार, इसको भी टिक कर लीजिए। तो आपको ये भूमोशय्या, जटा, अजिन धारण, ये सब अपने दिमाग में सेट कर लेना है किसका कार्य है, वानप्रस्थी का कार्य क्या है, ये जमीन पर सोएगा। अगर इतना ही आप पकड़ लिए तब भी आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं गलत होगा ना। बन गए सबसे, अर्थ जानने की कोई जरूरत नहीं है आपको। जहाँ लिखा जाएगा आपका अध्ययन अग्नि कार्य अभिषेक, वहाँ आप ब्रह्मचारी मार देंगे चुपचाप। शेष भोजनम चा, गृहस्थ मार देंगे, जो भी गृहस्थी होगा वो क्या कर रहा होगा, जो बचा खुचा भोजन होगा वही रात में खाता है ना। और जो वानप्रस्थी होगा जटाधारी हो जाएगा और जमीन पर सोएगा, ये काम हो जाएगा। और एक पारिव्राजक खूब पूछता है कभी कभी, लिखा है परिव्राजकस्य संयत इंद्रियत्वम अनारंभो, यहाँ से इसको टिक कर लेंगे, अनारंभो तक टिक कर लेंगे, यहीं से आपका काम बन जाएगा। परिव्राजकस्य, परिव्राजक मतलब क्या होता है, सन्यासी, ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्मचारी अलग है, सन्यासी अलग है। ब्रह्मचारी का अपना कर्म यहाँ दिया गया है, ब्रह्मचारी अलग है, सन्यासी अलग है। देखिए ब्रह्मचारी का अपना धर्म यहाँ कर्म बताया गया, स्वाध्याय और निकाय अभिषेक, और यहाँ परिव्राजक मतलब होता है सन्यासी। सन्यासी क्या है, लिखा है क्या, संयत इंद्रियत्वम, अपनी इंद्रियों को संयम रखेगा, वो संयमित रखेगा, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखेगा, जो वही सन्यासी कहा जाएगा, वरना सन्यासी नहीं कहा जाएगा। तो यदि आप यहाँ तक आपको केवल टिक कर लेना है, कहाँ तक टिक कर लेना है, संयत इंद्रियत्वम अनारंभो, इतना टिक कर लेंगे। बाकी आगे संगत त्यागो भैक्षम अनेक प्राणवासो ब्राह्मण्यंतरम च शौचम, यहाँ से पूरी लाइन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ हमको 4 चीज पढ़ना है। पहले में गृहस्थ आश्रम को पढ़ना है, गृहस्थ आश्रम में जो रहेंगे गृहस्थ आश्रम में क्या करेगा, तो शेष भोजनम से हमको पकड़ करके आपका प्रश्न सही मार देना है। ब्रह्मचारी क्या करेगा, ब्रह्मचारी का स्वाध्याय अग्निकार्य अभिषेक वाली लाइन लिख करके सही मार देना है
ना। और ये वानप्रस्थी क्या करेगा, जमीन पर सोएगा, जटाधारी होगा। किसका जटा धारण करेगा, मृगचर्म का जटा धारण करेगा ऐसा, या मृगचर्म के वस्त्रों को धारण करेगा ऐसा हो जाएगा ना। मृगचर्म के वस्त्रों को धारण करेगा और जटाधारी होगा, भूमि पर सोएगा। ये सब किसका कर्म है, वानप्रस्थी का कर्म है। और यहाँ परिव्राजक सन्यासी का क्या कर्म है, संयत इंद्रिय लिखा गया है। अपनी इंद्रियों को संयमित रखेगा, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखेगा। इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा आपका। आगे वाले अध्याय में वार्ता दंड नीति स्थापना, यहाँ आ जाएंगे वार्ता दंड नीति स्थापना में। और यहाँ से भी आपका खूब प्रश्न रहेगा, वार्ता दंड नीति स्थापना। देखिए क्या लिखा गया है, कृषि पशुपाल्य वाणिज्य च वार्ता खूब पूछी जाती है लाइन। यही वार्ता शब्दों काट के दे देगा, ये वार्ता की परिभाषा है ना। कृषि पशुपाल्य वाणिज्य च वार्ता। अभी हम लोग इसके पीछे जब पढ़ के आए हैं उसमें नहीं, वार्ता का वहाँ हम बताए थे ना, शूद्र वाले में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। शूद्रों का अपना धर्म क्या है, द्विजात शुश्रूषा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों की सेवा करना। और उसके आगे वार्ता शब्द लिखा गया था। वार्ता में यही आपके तीनों आ जाएंगे, कृषि पशुपाल्य वाणिज्य। कृषि मतलब खेती करना, पशुपाल्य मतलब पशुपालन करना, वाणिज्य मतलब व्यापार करना। ये तीनों के तीनों कर्म किसके हैं, तीनों के तीनों कर्म वैश्य और शूद्र दोनों के हैं। वैश्य के भी ये कर्म है और शूद्र के भी है। तो अब यहाँ वार्ता आपको समझ में आ गया होगा। आपके एग्जाम में इतनी लाइन काट देगा, केवल वार्ता शब्द काट के यह दे देगा, कृषि पशुपाल्य वाणिज्य डैश 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 अनुष्की त्रयी वार्ता दंड ने। 4 ऑप्शन देगा यही, और सेम यही ऑप्शन देगा जो बोल रहे हैं ना। कृषि पशुपाल्य वाणिज्य डैश 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 करेगा, 4 ऑप्शन बनेगा, अनुष्की त्रयी वार्ता दंड ने। कौन सा ऑप्शन सही होगा, वार्ता। वार्ता के अंतर्गत क्या क्या आ रहा है, कृषि खेती करना, पशुपाल्य पशुओं का पालन करना, वाणिज्य मतलब व्यापार करना ना। बस आगे एक थोड़ा लाइन लिखी गई है, ये भी आपकी कभी कभी बहुत रेयर के पूछ लीजिए जाएगा। धान्य पशु हिरण्य कुप्य विशिष्ट प्रदानादौ कामकी, यहाँ इसे टिक कर लीजिए। ये भी पूरी लाइन देगी तो आपको भी ऑप्शन मारना है क्या, वार्ता वाला लाइन टिक मारना है। कभी कभी इसके आगे वाली लाइन भी यहाँ से पूछती है, स्वपक्षम पर पक्षम च वशीकरोति कोश दंडाभ्याम क्या वार्ता। सबके सब वार्ता के अंतर्गत आ जाएंगे आपके। यहाँ वार्ता को 3 तरह से आप पढ़ रहे हैं, कृषि पशुपाल्य वाणिज्य न वार्ता, धान्य पशु हिरण्य कुप्य विष्णु प्रदानादौ कारकी वार्ता, स्वपक्षम पर पक्षम च वशीकरोति कोश दंडाभ्याम वार्ता ना। तीनों लाइन आपको बार बार रख लीजिए, मत बार बार इसका वाचन कर लीजिए और ऑप्शन वार्ता वाला आपका सही हो जाएगा यहाँ से। और आगे आपको आ जाना है उसके ठीक, देखिए हम लोग 4 विद्या पढ़ रहे हैं। 4 विद्या में अनुष्की त्रयी वार्ता और दंड नीति। अनुष्की की परिभाषा हम लोग पहले पढ़ के आए हैं, प्रदीप सर्व विद्या नाम उपाय सर्व धर्म नाम, ऐसे पढ़ के आए हैं। वहाँ किसकी परिभाषा दी गई थी, अनुष्की की ना। और यहाँ अनुष्की के बाद त्रयी की परिभाषा हम लोग यहाँ पढ़ के आए हैं, क्या क्या, हाँ सामवेद। त्रयी मतलब ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद त्रयी के अंतर्गत आते हैं। अनुष्की त्रयी वार्ता की परिभाषा यहाँ दे रहे हैं, कृषि पशुपाल्य वाणिज्य च वार्ता ना। वार्ता की परिभाषा क्या है, यहाँ देखिए 4 विद्या लिखी गई है, अनुष्की त्रयी वार्ता दंड नीति। अनुष्की की परिभाषा हम पहले अध्याय में पढ़ के आए, प्रदीप सर्व विद्या नाम उपाय सर्व कर्म नाम, आश्रय सर्व धर्म नाम। ये 3 तो इसके 3 चरण दिए गए हैं, जो 3 प्रश्न बन जाएगा आपका। वहां से एक चरण से एक प्रश्न उठा के बनाएगा। ये अनुष्की की हो गई। त्रय में आपके ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद आते हैं, ये त्रयी हो गया। वार्ता यहाँ जो परिभाषा दी गई है, क्या अनुष्की, क्या कृषि पशुपाल्य वाणिज्य च वार्ता, ये वार्ता की। और आगे जो 2 टिक करवाए उसको भी टिक कर लीजिए, वो भी वार्ता की परिभाषा बन जाएगी आपकी। और आगे एक विद्या बची है, कौन सी विद्या बची है, दंड नीति। आप अगले लाइन में आइए, दंड की परिभाषा दे रहे हैं, जहाँ 2 पॉइंट करके लिखा है, अनुष्की त्रयी वार्ता नाम योग क्षेम साधनो दंड। योग क्षेम का जो साधन है वही क्या है, दंड है ना। अनुष्की त्रयी वार्ता नाम, कभी कभी इसको काट देता है, नहीं देगा, केवल इतना देगा, योग क्षेम साधन का अनुष्की त्रयी वार्ता दंड नीति ऐसे दे देगा। लाइन मिल रही है सबको किताब में, गाइड में मिल रही है लाइन, हाँ तो वही टिक कर लीजिए, अनुष्की त्रयी वार्ता नाम योग क्षेम साधनो दंड। तो पूरी लाइन तो टिक करेंगे, लेकिन इतना काट के भी टिक कर लीजिए, योग क्षेम साधनो दंड, इतना भी टिक कर लीजिए। केवल अलग से इतने केवल पूछ सकता है, योगक्षेम का जो साधन है वह क्या है,
दंड नीति है। और दंड नीति कौन मानता है? दंड नीति एक विद्या कौन मानता है? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य को और क्या कहते हैं? तो यहाँ से आपका प्रश्न हो जाएगा। आनुष्की की परिभाषा हो गई, त्रय की परिभाषा हो गई, वार्ता की परिभाषा हो गई, दंड नीति की परिभाषा हो गई ना। आनुष्की की परिभाषा पहले अध्याय में, त्रय मतलब 3 प्रवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। वार्ता की परिभाषा कृष्ण पुष्पालय वाणिज्य वार्ता। और दंड नीति की परिभाषा योगक्षेम साधनो दंडा ना, योगक्षेम साधनो। अभी आगे जो आनुष्की त्रय वार्ता नाम याद रहे चाहे ना याद रहे, केवल अगर इतना याद है योगक्षेम साधनों का दंडा बन गया, इतने से आपका काम एग्जाम में बन जाएगा। और आपको एक चीज यहाँ इसकी लिखा है तस्य नीति दंड नीति। क्या लिखा है? तस्य नीति दंड नीति। उसको नहीं टिक करना, उसको छोड़ दीजिए। आगे लिखा है अलब्ध लाभार्था, इसको टिक करना है। लब्ध परिरक्षणी, इसको टिक करना है। रक्षित वर्धिनी, इसको टिक करना है। वृद्धस्य तीर्थेषु प्रतिपादनी, इसको टिक कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी आपसे पूछ लिया जाएगा। देखिए क्या लिखा है? अलब्ध लाभाय लब्ध परिरक्षणो। अलब्ध जो प्राप्त नहीं है, और उसको क्या है? लाभाय जो वस्तु प्राप्त नहीं, उसको भी प्राप्त करने वाली वस्तुओं की ना, जो वस्तु प्राप्त नहीं है लिखा अलब्ध, अप्राप्त वस्तुओं को लाभाय प्राप्त करने वाली, ऐसा कह सकते हैं। अथवा यहाँ देखिए आगे लिखा लब्ध है, अर्थात जो प्राप्त वस्तु है उसको भी परिरक्षण, उसकी अच्छी तरह से रक्षा करना, ये दंड नीति के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? जो वस्तु प्राप्त नहीं वह वस्तु हमको प्राप्त हो जाए, ये हो गया अलब्ध लाभाय। अलब्ध मतलब जो प्राप्त नहीं है, लाभाय उसका लाभ हो जाए हमको ना। और आगे लिखा है लब्ध, जो वस्तु प्राप्त है हमको परिरक्षण, उसकी अच्छी तरह से रक्षा करना, ये दंड नीति का काम है ना। जो वस्तु हमको प्राप्त नहीं वह प्राप्त हो जाए, ये दंड नीति का काम है। जो वस्तु प्राप्त हो गई है उसको अच्छी तरह से रक्षा करना किस विद्या के अंतर्गत आ जाएगा? इसीलिए यहाँ इस लाइन को टिक कर लीजिए। अलब्ध लाभार्था टिक करवा लीजिए। और लब्ध परिरक्षणी, लब्ध मतलब जो प्राप्त हो गई है वस्तु, उसका परिरक्षणी अच्छी तरह से रक्षा करना, ये दंड नीति विद्या के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक। उसके आगे लिखा है रक्षित विवर्धिनी ना, रक्षित वस्तुओं की क्या है लिखा? वृद्धि करनी। रक्षित, जो रक्षित वस्तु है हमारे पास, उस रक्षित वस्तुओं की विवर्धनी, वृद्धि करना, ये दंड नीति का काम है। आगे लिखा है वृद्धस्य तीर्थेषु प्रतिपादनी। वृद्धस्य, वृद्ध व्यक्तियों को लिखा है क्या? तीर्थेषु, वे वृद्ध वस्तुओं को प्राप्त वस्तुओं के उचित स्थान में प्रतिपादन करना, ऐसे इसका कुछ अर्थ बन रहा है। तो कुल मिला जुला करके ये लाइन टिक कर लीजिए। लाइन दे देगी तो हम किस विद्या के अंतर्गत मानेंगे? दंड नीति विद्या के अंतर्गत मानेंगे। ठीक। तो ये पूरी लाइन आपको अलब्ध लाभार्था, लब्ध परिरक्षणी, रक्षित विवर्धिनी, वृद्धस्य तीर्थेषु प्रतिपादनी ना, इतना आपको टिक कर लेना है। किस विद्या के अंतर्गत आ जाएगा? अब आपको 2 लाइन छोड़ करके आ जाना है जहाँ 4 नंबर में लिखा गया है नेति कौटिल्य। क्या लिखा गया है? नेति कौटिल्य। उसके आगे एक तो लिखा गया है तीक्ष्ण दंडो ही भूतानां उद्वेजनीय। क्या लिखा गया है? ये लाइन खूब अच्छे से टिक कर लीजिए। तीक्ष्ण दंडा ही भूतानां उद्वेजनीय। तीक्ष्ण दंडा, जो कठोर दंड है, वह कठोर दंड देने वाले राजा क्या होते हैं? भूतानां उद्वेजनीय। सभी प्राणियों, क्या लिखे? सभी प्राणी उद्विग्न हो। कठोर दंड देने वाले राजा से भूतानाम, सभी प्राणी उद्वेजनीय, उद्विग्न हो जाते हैं। जो राजा कठोर दंड देता है उसे सभी प्राणी क्या हो जाते हैं? उद्विग्न हो जाते हैं, ऐसा इसका अर्थ है। ये लाइन कभी कभी पूछ लेती है, तीक्ष्ण दंडो ही भूतानाम उद्वेजनीय, कभी कभी पूछ लेगी। कहाँ की लाइन है ये? कठोर दंड देने वाले राजा ना, या कठोर दंड देने वाले राजा से भूतानाम, सभी प्राणी क्या होते हैं? उद्वेजनीय, उद्विग्न हो जाते हैं, ऐसा इसका अर्थ बन जाएगा। आगे लिखा गया है मृदु दंडः परिभूयते। क्या लिखा गया है? मृदु दंड ना, मृदु दंड मतलब जो दंड देने में थोड़ा सा ढिलाई करते हैं, जो ढिलाई करते हैं दंड देने में। आगे लिखा है क्या? दंड में ढिलाई कर देने से भी लोग, क्या लिखा है? परिभूयते, लोग की अवहेलना करने लगता है। अगर राजा दंड में ढिलाई कर देगा तो लोग क्या करने लगते हैं? लोग की अवहेलना करने लगते हैं, ऐसा आपका प्रश्न बन जाएगा।
यथार्थ दंड पूजनीय, यथा लिखा गया यथा अर्ह ना, योग्य दंड जो है लिखा है पूज्य पूजनीय होता है। यहाँ से आपको ऐसे ऐसे काट के पूछेगा, अभी बता रहे हैं केवल अर्थ बताइए, इसका प्रश्न बता रहे हैं कैसे बनेगा। प्रश्न ऐसे बनेगा तीक्ष्ण दंडा, ऐसे तीक्ष्ण दंडा प्रश्न बनेगा और उत्तर क्या रहेगा आपका भूतनाम उद्वेजनीय, ये उत्तर आपका बन जाएगा। मृदु दंडा, मृदु दंड कैसा होता है पर भूयते, ऐसा प्रश्न बन जाएगा। यथार्थ दंडा, यथार्थ दंड कैसा है पूज्य पूजनीय हो जाएगा, ऐसा प्रश्न बनेगा आपका। सुविज्ञात प्रणीतो ही दंडा प्रजा धर्म धर्मार्थ कर्मैर योजयति, इसको भी टिक कर लीजिए आप, कभी कभी यहाँ से प्रश्न बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब आपको आ जाना है अगले पेज पे। अगले पेज पे एक श्लोक टाइप में लिखा गया है, चतुर्वर्णाश्रमो लोको राज्ञा दंडेन पालिता स्वधर्म कर्म विरत वर्तते स्वेषु वेशमसु। दंडनीति की परिभाषा है पूरा, दंडनीति की परिभाषा कभी कभी पूछ ली जाएगी। चतुर्वर्णाश्रमो लोको राज्ञा दंडेन परिपालिता है या पालिता है, स्वधर्म कर्म विरत वर्तते स्वेषु वेशमसु। ये किसकी परिभाषा हो जाएगी, केवल चारों लाइन वैसे दोनों लाइन टिक करके वहीं लिख लीजिए दंडनीति, यही आपको पढ़ लेना है, बाकी छोड़ देना है। तो दंडनीति में हम लोग क्या क्या पढ़ के हैं, वार्ता दंडनीति, ये अध्याय का नाम है यहाँ, वार्ता दंडनीति की स्थापना ना, वार्ता की स्थापना और दंडनीति की स्थापना। वार्ता की परिभाषा क्या दी है वहाँ, कृषि पशुपालन वाणिज्य से वार्ता ना, यहाँ वार्ता की परिभाषा। दंडनीति की परिभाषा क्या दी है वहाँ, योगक्षेम साधनों दंड है, दंडनीति की परिभाषा दे दी ना। करे दंडनीति में किस किस दंड, दंड कई प्रकार के होते हैं, एक तो कठोर दंड दे दिया जाता है, एक तो नॉर्मली दंड दिया जाता है। तो वही लिखा गया है क्या आपका, जो लिखा गया तीन कर दंडों भूतनाम उद्विग्न, जो कठोर दंड देने वाला राजा वो सभी प्राणी उससे उद्विग्न हो जाते हैं। जो मृदु दंड होता है पर भूयते होता है, और जो यथा अर्ह जो योग्य दंड होता है वह क्या होता है पूज्य पूजनीय होता है। बस इतना आप काट के लिख लीजिए। और ये वाला श्लोक पूरा ऐसे ज्यादातर ये पूछता नहीं है, चतुर्वर्णाश्रमो लोको राज्ञा दंडेन पालिता, इसको केवल टिक कर लीजिए, दंडनीति वही लिख लीजिए, बस आपका काम बन जाएगा। आगे आ जाएंगे वृद्ध संयोग। अगला अध्याय क्या है, वृद्ध संयोग। आपको यहाँ से आना है, देखना है 1 2 3 4 लाइन छोड़ के आपको आना है, 3 नहीं आप यहाँ आइए, दूसरे लाइन में लिखा गया है कृतका स्वाभाविकश्च विनय। क्या लिखा गया है, कृतका स्वाभाविकश्च विनय। यहाँ देखिए विनय एक तो शिक्षा है, या विनय शिक्षा दो प्रकार की कही गई है, कृतक और स्वाभाविक। कृतक लिखा गया कृतका, कृतक के आगे एक लिख लीजिए, स्वाभाविक यहाँ लिखा गया वहां पर लिख लीजिए, और आगे विनय। विनय शिक्षा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, कृतक और स्वाभाविक। मिल रहा है, कृतक और मिल गया ना, तो वही आप टिक कर लीजिए। पूछ लिया जाएगा विनय शिक्षा कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, कौन कौन, कृतक और स्वाभाविक। बस बाकी आपको वहां से छोड़ के आ जाना है, यहाँ 5 नंबर करके दिया होगा, उसमें 4-5 लाइन छोड़ के ब्रह्मचर्यम च षोडशात् वर्षात्, मिला 4-5 लाइन छोड़ के जाइए, लिखा है ब्रह्मचर्यम च षोडशात् वर्षात्। 4-5 लाइन छोड़ के जाइए आप आगे, ब्रह्मचर्यम इसी वृद्ध संयोग वाले अध्याय में ही मिला, गाइड में मिलेगा। ये सब इम्पोर्टेंट चीजें हैं, किताब में मिलेगा ना, गाइड में नहीं मिला। लिखा गया ब्रह्मचर्यम च षोडशात् वर्षात्, ऐसे वहां लाइन एक लिखी गई है, ब्रह्मचर्यम ऐसे लिखा गया, ब्रह्मचर्यम च षोडशात् वर्षात्, च वर्षात्, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन 16 वर्षों तक करना चाहिए, ऐसा वहां भाव मिल जाएगा आपका। 16 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। लिखा गया है ब्रह्मचर्यम च ना, च यहाँ लिखा गया षोडशात्, च षोडशात् हम क्या लिख दिए हैं, हाँ च अषोडशात्, अषोडशात् यहाँ होगा, नहीं होगा अषोडशात्। इसको जब तोड़ेंगे
ये लाइन अगर हम तोड़ देंगे तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, यहाँ लिख के बता दे रहे हैं, हम लोग यहाँ तक पढ़ ही चुके हैं। यहाँ लिखा गया है आपका ऐसे, ब्रह्मचर्यम ना, अब यहाँ से लिखते हैं चा षोडशात् वर्षात्। देखेंगे इधर, देखेंगे आपको समझ में आएगा। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कब तक करना चाहिए? यहाँ लिखा है चा, यहाँ लिखा है आषोडशात्, आ धन षोडशात् वर्षात्, ये लिखा गया था आपका। षोडशात् वर्षात् 16 वर्ष, और आ मतलब होता है पर्यंत, आंग उपसर्ग है ये। यहाँ जो लिखा गया आ, ये आंग उपसर्ग है ना। 16 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जैसे आ परितोषात् विदुषाम ना, जब तक विद्वान लोग संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक, आंग उपसर्ग ये है आपका, आंग उपसर्ग है ना। 16 वर्ष पर्यंत बन गया सबसे। तो ब्रह्मचर्य का पालन कब तक करना चाहिए? आगे एक तो श्लोक आपको मिलेगा, विद्या विनीतो राजा ही प्रजानां विनये रतः। मिला? विद्या विनीतो राजा ही प्रजानां विनये रतः, अनन्यां पृथ्वीं भुक्ते सर्वभूत हिते रतः। पूरी लाइन वही वैसे टिक कर लीजिए, कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है आपका। मिला श्लोक? विद्या विनीतो राजा, इसी में मिलेगा, वृद्धि संयोग वाले अध्याय में। नहीं मिला? किताब में तो मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए गाइड से पढ़ना। क्या है, गाइड से पढ़ रहे हैं आप, अपना 50% प्रश्न गलत कर रहे हैं, 50% गाइड से बनेगा। तो इसलिए गाइड से पढ़ने वालों का कभी कभी क्या ज्ञान बहुत मुश्किल रेयर केस में होता है। जो मूल किताब पढ़ेगा उसका रिजल्ट और कुछ रहेगा, जो गाइड पढ़ेगा उसका रिजल्ट कुछ और रहेगा। यहाँ पूछ लिया जाएगा विद्या विनीतो राजा ही प्रजानां विनये रतः, आप गाइड में पढ़े ही नहीं है। अरे वो विनय 2 प्रकार की होती है, वो अलग चीज है। इसकी हिंदी लिखी गई है, हो सकता है देखिए कहीं दिया हो। जो विद्वान राजा प्राणी मात्र की हित कामना में लगा रहता है और प्रजा के शासन तथा शिक्षण में तत्पर रहता है, वह चिरकाल तक पृथ्वी का निर्बाध शासन करता है। पूरा यही है आपका ना। लिखा गया है सर्वभूत हिते रतः, अनन्यं पृथ्वीं भुक्ते, भुंक्ते, पृथ्वी का उपभोग करता है ना। पृथ्वी का उपभोग हमेशा हमेशा के लिए करता है। कैसा राजा? तो आपके ऑप्शन में रहेगा विद्या विनीतो राजा, यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा। जो विद्या विनीत राजा होगा वही पृथ्वी का क्या करेगा? उपभोग करेगा। बस प्रजा नाम विनय रता है ना, प्रजाओं में बड़े विनय पूर्वक जिसकी रति होगी ऐसा राजा ही पृथ्वी का उपभोग करेगा। ऐसा ऐसा आपका वहां प्रश्न बनता है इस श्लोक से। अनन्याम पृथ्वी भुक्ते, इस अनन्य धरती की का उपभोग करेगा, कम करेगा विद्या विनीतो राजा। एक ऑप्शन ये हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नहीं देगा तो प्रजा नाम विनय रहता है, ये वाला ऑप्शन दे देगा। इसलिए मूल किताब पढ़िए कहिए तो इसको हम लिख देते हैं श्लोक वही आपका लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक तो प्रश्न बनता है आपका। ये आपका श्लोक है, विद्या विनीतो राजा, विद्या विनीतो राजा, यहाँ तक एक चरण है आपका। आगे लिखा है प्रजा नाम विनय रता, प्रजा नाम विनय रता, ये दूसरा चरण है आपका। अनन्याम पृथ्वी भुंक्ते, अनन्याम पृथ्वी भुंक्ते, सर्वभूत हिते रतः, सर्वभूत हिते रतः, ये वाला आपका श्लोक हो गया पूरा।
देखिए यहाँ प्रश्न कैसे बनेगा, श्लोक से बताते चल रहे हैं। इस श्लोक को यहाँ देखेंगे आप लोग। यहाँ क्या लिखा गया है, अनन्याम पृथ्वीम भुंक्ते ना, इस अनन्य पृथ्वी का उपभोग करता है ना। इस अनन्य पृथ्वी का उपभोग कौन करता है, लिखा गया है विद्या विनीतो राजा। एक ऑप्शन ये सही हो जाएगा, जो विद्या में विनीत राजा है ना, जो विद्या में विनयशील राजा है, ऐसा राजा ही संपूर्ण पृथ्वी का उपभोग करता है। यहाँ लिखा है प्रजा नाम विनय रता, प्रजाओं के कल्याण में जो हमेशा रत है, ऐसा राजा पृथ्वी का उपभोग करता है। और सर्वभूत हिते रता, सभी प्राणियों के हित में जो लगा हुआ है रत है, ऐसा राजा जो है अनन्य पृथ्वी का उपभोग करता है। यहाँ से एक प्रश्न हो जाएगा, ये 3 का उत्तर बन रहा है इसका। चाहे कुल मिला के दे आपको, चाहे जैसे 3 ऑप्शन दे सकता है, एक ऑप्शन होगा ऊपर सभी, 2 ऑप्शन दे सकता है, एक ऑप्शन होगा ये भी दोनों ना। ऐसे ऐसे प्रश्न बन जाएगा। कैसा राजा पृथ्वी का उपभोग करता है, तो विद्या विनीता राजा ना, प्रजा नाम विनय रहता राजा, सर्वभूत हिते रहता राजा। ऐसे